में लगातार पांचवें दिन तगड़ी बिकवाली रही। निफ्टी करीब 364 पॉइंट गिरा। आज टीसीएस, इंफोसिस, एल&टी और रिलायंस ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया। मिड और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा मार रही। डिटेल्स के साथ अब सीधा जुड़ गई हैं कंचन। तो कंचन, आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे बड़ी बातें क्या रही? बड़ी गिरावट तो डेफिनेटली बाजार के अंदर हमें देखने को मिली है। काफी सारे ग्लोबल ट्रिगर्स भी रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके का हमारा माइक्रो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न जता रहा है, जिसके चलते बाजार में एक रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली देखने को मिला है। मिड कैप में जहां हमें इतने दिन से रैली देखने को मिल रही थी, वहां पे भी आज हमें एक रुकावट आती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमें एक रुकावट का सिलसिला जो है वो बाजार के अंदर देखने को मिला था, जिसके चलते जो निफ्टी है, सेंसेक्स की बात करो, मिड कैप की बात करो या स्मॉल कैप की बात करो, सारे ही जो इंडाइसेस है आज लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं। मॉर्निंग के टाइम पे तो ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि आईटी में हमें एक एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार बंद होते होते वो भी हमें ठप होता हुआ दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। अगर आप निफ्टी के 50 शेयर देखेंगे तो केवल 4 ही शेयर्स ऐसे थे जो आज हरे निशान पे बंद हुए हैं, बाकी के सारे शेयर्स जो है वो लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं। और अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करी जाए तो वहां पे भी जो रेशियो है उसमें भी एक बड़ा डिफरेंस आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो यहां पे डॉक्टर रेड्डी लैब, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईसीआईसी बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शायद से हो सकता है कि थोड़ा सा ग्राफिक में यहां पे थोड़ा सा वो है, लेकिन लूजिंग पॉकेट में टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमें 3% की तेजी देखने को मिली है। भारत डायनामिक्स करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अपोलो में भी आधा % और पेट्रोनेट एलएनजी में भी आधा % की तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो टोरेंट पार जो है वो 10% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मैसगॉन में करीबन 6.5%, सुंदरम फाइनेंस 6% और फैक्ट में भी करीबन 6% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो ओवरऑल हफ्ता रहा है वो काफी ज्यादा पेनफुल रहा है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ लेकिन कंचन बनी रहे। एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, बैंकिंग सिस्टम की क्वालिटी बेहतर स्थिति में है, ये कहना है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोहरा का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में मिहिर वोहरा फार्मा सेक्टर पर बुलिश दिखाई दिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स अगर देखें तो वो खास करके बैंक्स में हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी है। एनबीएफसीज में भी हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमी 6-6.5% प्लस में ग्रो करेगी फॉर FY26 एज वेल एज FY27, तो मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी तरह से पिकअप होगा। बैंकिंग सिस्टम की जो बैलेंस शीट की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट था 2023 और 24 का, वो मेरे ख्याल से 2025 में पिकअप हो सकता है। एंड देन अदर सेगमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, जहां पे हमें एक लंबे समय का ग्रोथ दिखता है फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years करके, वहां पे भी हम पॉजिटिव रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले साल के आउटलुक पर। एचडीएफसी सिक्योरिटी FY26 में लार्ज कैप शेयर्स को लेकर बुलिश है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स को लेकर सतर्क भी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का FY26 के लिए क्या कुछ आउटलुक है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं आउटलुक की क्या हाइलाइट्स हैं? जी, सबसे पहले मैं जिस्ट ऑफ द स्टोरी आपको बताना चाहूंगी एचडीएफसी की। एचडीएफसी ने कहा है कि काफी ज्यादा संभल के बाजार के अंदर आपको कारोबार करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे। डायरेक्टली आते हैं कि निफ्टी के लेवल्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं फिस्कल ईयर 26 में, वो देखने को मिल सकते हैं 26,482 के। अब जो ये लेवल्स आएंगे उसके नीचे का जो बेस है वो क्या है? बेस सबसे पहला अगर माने तो वो है जीडीपी ग्रोथ, जो कि 6.7% पे देखने को हमें मिल सकती है। एट द सेम टाइम जो रूरल और अर्बन डिमांड है, हो सकता है कि वहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले, जिससे इस ग्रोथ को अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल सकता है। इन्फ्लेशन जो कि काफी बड़ा मुद्दा है, उसकी भी करीबन 4 to 4.2% पे रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। और एट द सेम टाइम सबसे बड़ा फोकस है केपेक्स के अंदर। अगर सरकार का केपेक्स एलोकेशन बढ़ता है तो उससे बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। नॉट टू फॉरगेट कि बजट आने वाला है और बजट से भी काफी ज्यादा केपेक्स एलोकेशन को लेके उम्मीदें जताई जा रही है। अब इनका कहना है कि
इस टाइम पे अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उसका 2 रूल है। सबसे पहला रूल तो यह है कि जो 60% एलोकेशन है वो आप करेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स में, और जो 40% का एलोकेशन है वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में आपको करना होगा। बिकॉज जो इस टाइम पे मिड कैप की और स्मॉल कैप का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो काफी ज्यादा उसमें वो काफी वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, अर्निंग्स में और प्राइस में काफी बड़ा हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक कहां पे बुलिश है एचडीएफसी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बड़े बैंक जो है, छोटे बैंक नहीं, बड़े बैंक जो है, आईटी जो शेयर्स बड़े हैं उन पे आपको खासा फोकस रखना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छा खासा फोकस रखना है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि लार्ज कैप है उन पे ध्यान रखना है। कैपिटल गुड्स, रियलिटी और बिल्डिंग मटेरियल पे एचडीएफसी बुलिश है। एट द सेम टाइम उनका बेयरिश मोड कहां पे है, वो है ऑटो, क्योंकि ऑटो में हम देख रहे हैं कि काफी लंबे टाइम से नंबर्स में एक पेन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एनबीएफसी, छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और साथ ही साथ मिड कैप आईटी में थोड़ा सा हमें पेन देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच उनकी कहां पे है, कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, सन फार्मास्यूटिकल, मारुति सुजुकी, इसके साथ ही साथ एसबीआई, शोभा, इंडिया मार्ट और साथ में क्रॉम्पटन कंज्यूमर में उनका जो स्टांस है वो बुलिश है। लेकिन वापस से मैं बोलूंगी कि आने वाला साल आपको काफी ज्यादा सावधानी से चलना होगा। जी शुक्रिया कंचन, इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बताते हैं आज का आवाज अड्डा। मौजूदा बाजार को निवेशक कैसे समझे, बाजार में सेंटीमेंट खराब है या फंडामेंटल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष की तरफ से अदानी मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी से शुरू हुआ शीत सत्र जॉर्ज सोरोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कल संसद परिसर में धक्का मुक्की के मुद्दे पर गर्म रहा, लेकिन खास कामकाज नहीं हो पाया। सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए 2 बिल पेश जरूर किए, जिन्हें जेपीसी में भेज दिया गया है। आज संसद भवन में सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं विपक्ष ने अंबेडकर के अपमान के खिलाफ तख्तियां के साथ प्रदर्शन किया। खबर यह भी है कि संसद मार्ग पुलिस कल की घटना की छानबीन करेगी। कल बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। आज भी इस मुद्दे पर दोनों तरफ से गर्मागर्मी देखने को मिली। भविष्य में इस तरह का नारेबाजी करके और इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर में हंगामा करके संसद का काम को बाधित करने का कोशिश ना करे तो देश के लिए भलाई होगा। दूसरा, जो इंसिडेंट जो हुए हैं, जो घटना घटी है संसद परिसर में, ये बहुत ही निंदनीय है। हाथापाई का नौबत आना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ सांसदों को चोट भी लगा है। पार्लियामेंट में सब लोग जनता का प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, अपना बात रखना चाहिए। या हाथ पांव चलाना ये ठीक नहीं है। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। तो चलिए, संसद का शीतकालीन सत्र किस तरह से रहा, इसका क्या आउटकम निकल कर आया, इस पर अब ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, संसद तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, हंगामे का शोर काफी दिखा, क्या कुछ अहम काम भी हो पाए? जी बिल्कुल, ये संसद का जो शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया या फिर कहें सत्रावसान हुआ है, वो दरअसल कई मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक रहा। वैसे सत्र की शुरुआत में लग रहा था कि काफ़ी हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, लेकिन हंगामा इस कदर पहुंच जाएगा कि सांसदों के बीच आपस में धक्का मुक्की होने लगेगी। सांसद हॉस्पिटल चले जाएंगे, सांसद आईसीयू में चले जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर लिखाएंगे। इसके अपेक्षा, इसकी अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। जो ये सब हुआ, और ये कह सकते हैं कि एक
एक इतिहास में काला अध्याय के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन इन सब हंगामे के बीच भी कुछ कामकाज जरूर हुए। यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से लोकसभा में 54% तो राज्यसभा में 51% कामकाज हुआ, या इतना सफल हुआ कह सकते हैं। 20 बैठकें हुई, लगभग 105 घंटे तक ये पूरी संसद की कार्रवाई चली। और इसमें 2-3 जो अच्छी बात हुई वो ये रहा कि संविधान के 75वें वर्षगांठ पे एक अच्छी खासी चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। हालांकि चर्चा आखिर में आते आते अंबेडकर के आसपास सिमट कर रह गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। तो लेकिन संविधान पे चर्चा होना एक अच्छी बात रही। 4 बिल रखे गए, एक सदन से पारित हुआ, दूसरे सदन में जाके अटक गया। तो अब सारा दारोमदार रहेगा संसद के बजट सत्र पे, जब पे आएगा उस वक्त, जो फरवरी में होता है, कि उस वक्त बजट तो होगा ही, बाकी जो सारे पेंडिंग बिल है वो पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। और शायद तब तक ये हंगामा या मूड माहौल भी थमता दिखे आपको। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब बैंक फिर से क्रेडिट कार्ड का बिल देरी से भरने पर 36 से 50% तक दरें वसूल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2008 के फैसले को रद्द कर दिया है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। अभी आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो बैंक आपसे एक मोटा ब्याज वसूलता है। 2008 में यह मामला नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन के पास पहुंचा था। उसने पाया कि बैंक 36% से लेकर के 50% तक का ब्याज वसूल रहे हैं। बाकी देशों के साथ इसका कंपैरिजन किया गया तो जो कमीशन है उसने पाया कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और आरबीआई की गाइडलाइन नहीं होने की वजह से बैंक बहुत ज्यादा ही ब्याज वसूल रहे हैं। दूसरे देशों में करीब अधिकतम 30% तक ब्याज वसूला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 50% तक का ब्याज वसूला जा रहा था। तो कमीशन ने इसके ऊपर एक रोक लगा दी थी। कमीशन ने 30% तक की कैप लगा दी थी कि इससे ज्यादा बैंक ब्याज वसूल नहीं पाएंगे। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कंपनियों ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीडीआरसी का आदेश था उसको खारिज कर दिया, यानी बैंक अब पहले की तरह 36% से लेकर के 50% तक का ब्याज वसूल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।